अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो IR1 और CR1 कैटेगरीज के इंटरव्यू गाइडलाइंस के हवाले से है। इसमें अपने एक दो दोस्तों का जो ज़ाती तजर्बा है उसको भी शेयर करूंगा और साथ के साथ आपको कुछ टिप्स और गाइडलाइंस भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वेलकम बैक। आज जो है एक दोस्त की वीज़ा जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको IR1 और CR1 कैटेगरीज को बहुत ज़्यादा मदद भी मिलेगी और साथ के साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे जो उनका वीज़ा जर्नी था वो आपको बताऊंगा भी। तो तीनों बंदों की अलग अलग वीज़ा जर्नी है, क्वेश्चंस अलग हुए, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हुई। तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस किस तरह होता है और इस प्रोसेस में तकरीबन कितना टाइम लग जाता है और साथ के साथ इस प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यहाँ ये बताता चलूँ कि IR1 और CR1 के जो वीज़ा कैटेगरीज होती हैं इसके ऊपर कोई भी एनुअल लिमिटेशन की कोई पाबंदी नहीं होती, इसके ऊपर कोई एनुअल वीज़ा की लिमिटेशन नहीं अप्लाई होती। तो ये जैसे ही आप का केस अप्रूव होता है आपको इंटरव्यू लेटर मिलता है और आपका इंटरव्यू हो जाता है। इस पे कोई एनुअल कैप नहीं होता, इसलिए इसके इंटरव्यूज जो होते हैं वो पूरा साल चलते रहते हैं। तो क्योंकि ये एक इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले आते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो IR1 वीज़ा का मतलब ये होता है कि आपकी शादी US सिटीजन से हुई है और शादी को 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। इसके अलावा 2 साल से कम अरसा होने पर ये जो वीज़ा कैटेगरी होती है ये CR1 कहलाती है, कंडीशनल रेजिडेंसी। सबसे पहले आप जो है वो USCIS में I-130 फॉर्म जमा करवाते हैं अपनी स्पाउस के लिए और फिर उसके साथ तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो आप जमा करवाते हैं और उसके बाद आपका I-130 अप्रूव होके जो एक 12 स्टेप्स का प्रोसीजर होता है वही है। आपका I-130 अप्रूव होके NVC को जाता है, वहाँ से आपको एक लेटर मिलता है, वही नोटिस ऑफ इमिग्रेशन केस क्रिएशन का, एंड देन आपका केस फर्दर आगे प्रोसेस होने लगता है। उसके बाद आपको वेलकम लेटर आता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने लग जाते हैं। इस वक्त USCIS में जो प्रोसेसिंग चल रही है वो हिस्टोरिकल प्रोसेसिंग के हिसाब से, अगर मैं आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताऊं आपको स्क्रीनशॉट नजर आ जाएगा। इसमें तकरीबन आइडियली 10 से 11 महीने का टाइम लग रहा है एक I-130 को अप्रूव होने के लिए। आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अप्लाई करने के लिए एक सिर्फ लिमिट है, वो ये है कि US सिटीजन की एज जो है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब आपका केस NVC में चला जाता है तो आपको वेलकम लेटर मिलता है और आप अपने तमाम CEAC की वेबसाइट पर, CAC की वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भरते हैं, फिर जो फीस वगैरह होती है स्टार्टिंग फीस वो आप एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फीस और प्रोसेसिंग फीस वो जमा करवाते हैं। देन DS-260 सबमिट करते हैं, देन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उसके बाद जो है वो आपका केस आगे फर्दर प्रोसेस होने लग जाता है। तो उन डॉक्यूमेंट्स में जो है स्पेशली IR1 CR1 के लिए जो बहुत ज़्यादा चीज़ें अहमियत रखती हैं और अक्सर लोग उसमें गलती कर जाते हैं, उसमें ये होता है कि एक तो आपको पासपोर्ट जमा करवाना होता है जो स्टैंडर्ड है, बाकी सबका स्टैंडर्ड है तमाम फैमिली कैटेगरीज की तरह ही। इसमें एफिडेविट ऑफ सपोर्ट होता है, DS-260 होता है, पासपोर्ट जमा करवाना होता है, पिक्चर्स होती हैं आपकी। इसके अलावा सिविल डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत सारे होते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी कोई सर्टिफिकेशंस है वो। उसके अलावा स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो निकाहनामा होता है वो निकाहनामा 3 तरह का होता है। वो जो है निकाहनामा, पहला जो है उर्दू निकाहनामा होता है आपका, उसकी आपको ट्रू ट्रांसलेशन करवानी होती है किसी भी नोटरी पब्लिक से। उसके बाद आपके पास नादरा का निकाहनामा भी होना चाहिए और इनको वही PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में एक साथ जो है अपलोड करना होता है और फाइल साइज 2 MB या 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर जब आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं और फिर इसके साथ बेहतर ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं CAC की वेबसाइट पर, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन होता है। आप उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अपने चैट रिकॉर्ड्स, उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह
और W2 तकरीबन 2-3 साल का W2 जो टैक्स ट्रांसक्रिप्ट होता है वो, इसके अलावा पे स्टब्स, लास्ट 6-8 महीने की पे स्टब्स भी आप अपलोड कर सकते हैं, अपनी वेडिंग की पिक्चर्स वगैरह। अच्छा, उसके अलावा वीडियो चैट पे अगर आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं वो जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका इंश्योरेंस लेटर है स्पाउस का, वो आप उस पर अपलोड कर दें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में। तो ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये ओवरऑल आपके केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत बनाते हैं, और इंटरव्यू के वक्त आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और आपके चांसेस AP में आने के या 221G जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के या रिफ्यूज़ल के कम हो जाते हैं। देन आपके डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट हो जाते हैं तो आप DQ होते हैं और फिर आप अपने इंटरव्यू का इंतज़ार करते हैं। इंटरव्यू से पहले वही, जब आपको इंटरव्यू लेटर या इंटरव्यू की ईमेल आती है तो उसमें आपको वही इंटरव्यू से प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको मेडिकल करवाना होता है। इसके अलावा पासपोर्ट पिकअप के लिए वेबसाइट पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट पर। अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। जी जनाब, तो सबसे पहले जो काम करना होता है वो कुछ इस तरह है कि डॉक्यूमेंट्स को, ये मेरा एक आपके लिए मशवरा है जिसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने CAG की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, रादर देन एक ही फाइल में रखने के आप 4 जो हैं वो ट्रांसपेरेंट या नॉर्मल प्लास्टिक बैग्स जो मिलते हैं, फाइल फोल्डर्स प्लास्टिक के, वो ले लें और चारों पर लेबलिंग कर दें। जो पहला फोल्डर होगा उसको एप्लीकेंट कर दें, सेकंड को पिटिशनर बैग कर दें, थर्ड को जो है वो एविडेंस बैग कर दें और फोर्थ को मिसलेनियस बैग कर दें। अच्छा, होगा क्या कि जो आपका फोल्डर नंबर 1 होगा उसमें तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तमाम आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रख सकते हैं। छोटे छोटे A4 साइज या A4 साइज के वो प्लास्टिक एनवेलप्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसमें आपने रख दिए बैग 1 में। बैग 2 में आपका जो स्पॉन्सर है, जो आपका पिटिशनर है, उसके टैक्स पेपर्स, उसके जो W2 है और अदर उसके पे स्टब्स वगैरह की जो आपने कॉपीज अपलोड की हैं उसकी फोटो कॉपीज वगैरह या उसकी कॉपीज वगैरह वहाँ पे उसमें फोल्डर में रख दें। एविडेंस बैग में आपने जितनी शादी की पिक्चर्स हो गई, आपके चैट के रिकॉर्ड्स हो गए, उसके प्रिंट आउट्स, आपके वीडियो कॉल के जो स्क्रीनशॉट्स हैं उसके जो है प्रिंट आउट्स। इसके अलावा कोई अगर आप दोनों ने जैसे इंश्योरेंस जो है आपकी करवाई हुई है, वो इंश्योरेंस के पेपर्स की कॉपीज़ वगैरह उसमें रख दी। और कहीं कोई पिकनिक पार्टी वगैरह हुई है, कहीं पे आपके दरमियान जो भी बातचीत हुई है, या जैसे उन्होंने कभी आपको वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पेमेंट्स भेजी हैं तो उनकी रिसिप्ट्स भी बीच में रख दी। तो और मिसलेनियस बैग जो है उसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज एक्स्ट्रा 2-2, 3-3 फोटोकॉपीज भी हों। तो उससे ये होगा कि इन केस अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। अब आपने इंटरव्यू के दिन, अब आ जाते हैं हम इंटरव्यू की तरफ। तो जब आपका इंटरव्यू का दिन आ गया, आपने सुबह तकरीबन 1 घंटा पहले, इंटरव्यू के टाइम से पहले पहुंच जाइए, एम्बेसी पहुंच जाइए। और गेट पर जब आप पहुंचेंगे तो गेट पर जाने के बाद आपको जो चीज़ें अपने हैंड कैरी करनी है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने हर वक्त हाथ में रखनी है। उसमें से आपका इंटरव्यू लेटर आपके पास होना चाहिए, DS-260 का कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट ऑब्वियसली, और आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अपने हाथ में रखें कि 2-3 स्टेप्स पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो रादर देन बैग से निकालने के आपके पास हाथ में होने चाहिए। अब आप अंदर जाएंगे और शटल सर्विस के काउंटर पर, वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे शटल सर्विस के काउंटर पर, तो वो आपके ये डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, पासपोर्ट, ID और DS-260 और इंटरव्यू लेटर वगैरह, और फिर दूसरे काउंटर पर भेज दिया जाएगा। वहाँ पर आपको ₹1000 का एक जो है 2 वेज का बस टिकट परचेज करना होता है। यहाँ आपको अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे गाड़ी की चाबी, मोबाइल फ़ोन, अगर शोल्डर बैग है तो वो भी आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं, वो सेफ एंड सिक्योर रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें अंदर एम्बेसी में ले जाना अलाउ नहीं है। देन आप वेटिंग एरिया में वेट करते हैं, फिर आपकी शटल सर्विस आती है और आप शटल में बैठते हैं और शटल आपको एम्बेसी पे पहुंचकर वहाँ उतार देते हैं कि US एम्बेसी आ गई, आप यहाँ जा सकते हैं।
वहाँ उतरने के बाद फॉरेन ही एंट्री से पहले एक विंडो है, विंडो पर आप जाते हैं और वहाँ पर फिर दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट शो करते हैं, पासपोर्ट, अपना इंटरव्यू लेटर, DS 260 और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और फिर आपकी फर्दर सिक्योरिटी चेक होने के बाद आपको अंदर भेज दिया जाता है। देन आप काउंटर नंबर 1 पर जब आपको बुलाया जाएगा आप वहाँ जाएंगे और वो आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जिसमें आपके तमाम सिविल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने कहा था कि प्लास्टिक बैग नंबर 1, वहाँ पर आपने पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा मैरिज सर्टिफिकेट, उर्दू निकाहनामा और ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ निकाहनामा। इसके अलावा अगर कोई और आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होगा तो वो भी वो मांग लेंगे, और फिर आपको टोकन देकर कहा जाएगा कि आप वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। देन आपको सेकंड काउंटर पे पुकारा जाएगा, आप वहां जाएंगे और यहां पर आपकी ओथ होगी सबसे पहले। देन आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे जिसको बायोमेट्रिक्स कहते हैं, और इंटरव्यू लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हैं। देन आपको इंतजार के बाद थर्ड काउंटर पर भेज दिया जाएगा। ये काउंसलर ऑफिसर का काउंटर होता है, यहां पर आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के दौरान नॉर्मली जो सवाल पूछे जाते हैं वो बड़े जेनेरिक से होते हैं और तकरीबन एक जैसे होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली स्पाउस वीज़ा में। तो उसमें कुछ सवालात जो अब तक के मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले नंबर पर है कि आपकी शादी कब हुई, क्या ये आप दोनों की पहली शादी है, क्या आपकी स्पाउस शादी के बाद मिलने आई थी, अगर हाँ तो कब और कितनी दफा। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि शादी की तस्वीर दिखाइए, ये कौन है, अगर आपका कोई ज्वाइंट स्पॉन्सर है, पॉसिबल है कि ज्वाइंट स्पॉन्सर के बारे में आपसे पूछें वो। क्या आपकी स्पाउस जॉब करती हैं, अगर करती हैं तो कहाँ करती हैं, वीजा मिलने के बाद आप कब तक अमेरिका जाएंगे, क्या पाकिस्तान के अलावा आप किसी दूसरे ममालिक में भी कभी विजिट किया है, कब और कहां, आप यहां पर क्या करते हैं, क्या आप पहले अमेरिका गए हैं, आप दोनों की उम्र क्या है, अच्छा अपनी स्पाउस के बारे में बताइए। ये तमाम सवालात कुछ जनरल सवालात होते हैं जो जेनेरिक होते हैं और मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस हैं और मोस्टली लोगों से पूछे जाते हैं। वैसे तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर, और ये तमाम मालूमात जो हैं मैंने अपने दोस्तों के ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर आपके साथ शेयर की हैं। मैं कोई इमिग्रेशन अटॉर्नी या कोई वीज़ा ऑफिसर नहीं हूँ। अब आपका वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपको बता देगा कि वीज़ा अप्रूव हो गया है और अगर नहीं तो क्या वजह है, और फिर जो है आपको वो बता देते हैं अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है तो विद इन अ वीक या विद इन 10 डेज आपको जो है वो ट्रैवल डॉक्स की तरफ से या AEG अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से आपको जो भी आपकी नियरेस्ट लोकेशन आपने सेलेक्ट की है वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका पासपोर्ट जो है वो वीज़ा लगकर आ गया है। और अगर खुदा न खास्ता आपके किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह गई थी और वो डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांग लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में आपका केस चला गया है, तो वो जमा करवाने के बाद विद इन अ मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ्स में हो जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो US एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर जो स्पाउस वीज़ास हैं उनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हुई है और उसमें अप्रूवल का रेशो भी बहुत बढ़ गया है, तो लिहाजा अभी जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है स्पाउस वीज़ास दिए जा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको मैंने जिस हद तक मुमकिन था मैंने मालूमात फराहम की हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।